अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहते हैं किसी जगह एक शख्स रहता था जिसके 3 बेटे थे। उस शख्स ने अपने इन तीनों बेटों के नाम अब्दुल्ला रखे हुए थे। दिन गुजरते रहे हत्ता कि उसे मरजुल मौत ने आन लिया। उसने अपने तीनों बेटों को बुलाकर वसीयत की कि अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी, अब्दुल्ला को विरासत नहीं मिलेगी और अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी। उसके साथ ही उसकी रूह कब्ज़ हो गई। ये खुद तो फौत हो गया मगर अपने बेटों को हैरत में डाल गया कि कैसे फ़ैसला करें कि इन 2 अब्दुल्ला को विरासत मिले और किस एक को नहीं मिलेगी। तीनों ने फ़ैसला किया कि शहर जाकर काजी से अपना मसला बयान करें और इससे कोई हल मांगे। तीनों अपने ज़ात राह के साथ शहर के लिए आज़िम सफ़र हुए। रास्ते में उन्हें एक ऐसे शख्स को देखा जो अपनी किसी गुमशुदा चीज़ को तलाश करता फिरता था। उन भाइयों के पूछने पर उसने बताया कि उसकी ऊँटनी गुम हो गई है जिसे वो तलाश करता फिर रहा है। फिर एक अब्दुल्ला ने जब पूछा कि क्या तेरी ऊँटनी एक आँख से कानी थी? उस आदमी ने कहा हाँ, एक ऐसा ही था। दूसरे अब्दुल्ला ने पूछा क्या तेरी ऊँटनी एक टांग से लंगड़ी थी? तो उस आदमी ने जल्दी से कहा बिल्कुल सही, मेरी ऊँटनी वाकई एक टांग से लंगड़ी थी। तीसरे अब्दुल्ला ने ऊँटनी के मालिक से पूछा क्या तेरी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी? तो उसने खुशी से कहा बिल्कुल ठीक, मेरी ऊँटनी की दुम भी कटी हुई थी। बस अब जल्दी से बता दो मेरी ऊँटनी कहाँ है? तीनों अब्दुल्ला ने मिलकर जवाब दिया बाखुदा हमें आपकी ऊँटनी के बारे में कोई इल्म नहीं, हमने उसे हरगिज़ नहीं देखा। ऊँटनी का मालिक उनकी यह बात सुनकर गुस्से से पागल हो गया। उसने फैसला किया कि इस तीनों को खींचकर काजी के पास ले जाएगा। उसे पूरा यकीन था कि इसकी ऊँटनी को ये तीनों ज़िबा करके खा चुके हैं अब अपने जुर्म को छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। ऊँटनी वाले ने जब तीनों को अपना इरादा बताया तो उन्होंने कहा हमें कोई एतराज़ नहीं क्योंकि हम खुद भी काजी के पास ही जा रहे हैं। जब ये चारों काजी के पास पहुंचे तो ऊँटनी वाले ने काजी से अपना किस्सा बयान किया। काजी ने इन तीनों से कहा जिस तरह तुम तीनों ने ऊँटनी की निशानियां बताई हैं उसका एक ही नतीजा निकलता है कि ऊँटनी तुम तीनों के पास है। बेहतर है कि तुम अपने जुर्म का एतराफ़ कर लो। पहले ने कहा जनाबे आली हमने ऊँटनी तो नहीं देखी थी, हाँ अलबत्ता ऊँटनी के आसार ज़रूर देखे थे। जब मैंने उसे कहा था कि तेरी ऊँटनी एक आँख से कानी है तो मैंने देखा था कि रास्ते के एक तरफ का घास तो खूब चरा हुआ था मगर दूसरी तरफ का वैसे ही बामान मौजूद था। उसका एक ही मतलब था कि इस शख्स की ऊँटनी एक आँख से कानी थी मगर आँख से कानी रही होगी। दूसरा अब्दुल्ला ने कहा मैंने देखा था कि रास्ते में 3 कदम तो गहरे लगे हुए थे जबकि चौथा कदम ज़मीन पर मामूली पड़ा हुआ था जिसका मतलब बस इतना ही बनता था कि जानवर लंगड़ा भी था। तीसरे अब्दुल्ला ने कहा ऊँट जब राह चलते हुए अपना गोबर गिराते हैं तो दुम से इधर उधर बिखेरते हैं जबकि हम जिस राह से आए थे वहाँ पर गोबर एक ही लाइन में सीधा गिरा हुआ था जिसका एक मतलब हो सकता था कि ऊँटनी की दुम कटी हुई थी जो अपना गोबर दाएं बाएं नहीं फैला पाई। काजी ने बगैर किसी देर के इस आदमी की तरफ देखा और कहा तुम जा सकते हो, तुम्हारी ऊँटनी इन लोगों के पास नहीं है और ना ही उन्होंने उसे देखा है। ऊँटनी वाले शख्स के जाने के बाद इन तीनों भाइयों ने काजी से अपना किस्सा बयान किया जिसे सुनकर काजी बहुत हैरान हुआ। इन तीनों से कहा तुम आज की रात मेहमान खाने में ठहरो, मैं कल तुम्हें सोचकर कोई हल बताऊंगा। ये तीनों मेहमान खाने में जाकर ठहरे तो उन्होंने महसूस किया कि उनकी निगरानी की जा रही है। कुछ देर के बाद उनके लिए खाना लाया गया जो गोश्त के पके हुए सालन और रोटियों पर मुश्तमिल था। पहले ने खाने को देखते ही कहा यह सालन कुत्ते के गोश्त का बना हुआ है। दूसरे ने कहा रोटियां जिस औरत ने पकाई हैं वो हमल के साथ और पूरे दिनों से है। तीसरे ने कहा ये काजी हराम की औलाद है। बात काजी तक पहुंच गई। उसने तीनों को दूसरे दिन अपनी अदालत में तलब कर लिया और तीनों से मुखातिब होकर कहा तुम में से किसने कहा था कि ये कुत्ते का गोश्त पका हुआ है? पहला बोला मैंने कहा था। काजी ने बावर्ची को बुलवाकर पूछा तो उसने एतराफ़ किया कि पकाने के लिए कुछ नहीं था तो उसको शरारत सूझी और उसने कुत्ता मारकर इसका गोश्त पकाया और उनको खाने के लिए भिजवा दिया। काजी ने पहले से पूछा तुम्हें कैसे पता चला कि यह गोश्त कुत्ते का है? तो उसने बताया गाय, बकरी या ऊँट के गोश्त के नीचे चर्बी लगी होती है जबकि यह सारा चर्बी नुमा था जिसके नीचे कहीं कहीं गोश्त लगा हुआ था। काजी ने कहा तुम वो अब्दुल्ला हो जिसको अपने बाप के माल से विरासत मिलेगी। काजी ने दोबारा उनसे मुखातिब होकर पूछा किसने कहा था कि ये रोटियां ऐसी औरत ने बनाई हैं जो 9 माह के हमल के साथ और अपने पूरे दिनों से है? जवाब में दूसरे ने कहा मैं हूँ जिसने ये कहा था। काजी ने पूछा तुम्हें क्यों कर ये लगा कि उसने कहा
میں نے دیکھا روٹیاں ایک طرف سے پھولی ہوئی اور خوب پکی ہوئی ہیں اور دوسری طرف کچی اور موٹی رہ گئی ہیں۔ میں نے اس سے یہی اخذ کیا روٹیاں بنانے والی ایسی خاتون ہے جسے تکلیف کے مارے زیادہ جھکا نہیں جا رہا اور وہ سامنے کی چیز بھی نہیں دیکھ پا رہی، جس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ عورت حاملہ ہے اور روٹیاں بنانے میں تکلیف محسوس کرتی رہی ہے۔ قاضی نے اس دوسرے سے بھی کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جسے اس کے باپ کے ترکے سے وراثت میں حصہ ملے گا۔ پھر قاضی نے تینوں سے مخاطب ہو کر پوچھا، یہ کس نے کہا تھا کہ میں ولد الحرام ہوں؟ تیسرے نے جواب دیا کہ یہ میں نے کہا تھا۔ قاضی اٹھ کر اندر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ وہ حرامی ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا، یہ سچ ہے کہ تم حرام کے ہو۔ قاضی نے واپس آ کر اس تیسرے عبداللہ سے کہا، تمہیں کیوں کر معلوم ہوا میں حرامی ہوں؟ تو اس نے جواب دیا، اگر تم حلالی ہوتے تو مہمان خانے میں ہم پر نگران نہ مقرر کرتے، نہ ہی کتے کا گوشت پکوا کر ہمیں کھانے کے لیے بھجواتے اور نہ ہی کچی روٹیاں کسی مظلوم عورت سے بنوا کر ہمیں کھلاتے۔ قاضی نے اسے مخاطب ہوئے کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جسے اس کے باپ سے ورثہ نہیں ملے گا۔ تیسرے نے حیرت کے ساتھ قاضی کو دیکھا اور پوچھا، مگر ایسا کیوں ہے؟ قاضی نے کہا، کیونکہ ایک حرامی ہی دوسرے ولد الحرام کو ٹھیک ٹھاک پہچان سکتا ہے اور تم بھی میری طرح حرام کی اولاد ہو۔ وراثت پانے والے دونوں عبداللہ اپنی ماں کی طرف لوٹے اور دریافت کیا کہ ہمارے تیسرے بھائی کا کیا ماجرا ہے۔ ان کی ماں نے کہا، تمہارا باپ ایک